भाई भाई जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल में आई हूँ। माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। अरे अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? अचानक से माँ को क्या हो गया? भाई मुझे नहीं पता माँ को क्या हो गया। अचानक से बेहोश हो गई और अब तक होश नहीं आया। तुम चिंता न करो और रोना बंद करो। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये खबर सुनकर उल्लू सेठ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वे जाने ही लगता है, तभी उसे अपने घर में रखे हुए सोने के बिस्किट का याद आता है। अरे फिर तुम अपने मैके गई है और इस जंगल में चोरी चकारी तो होती रहती है। मैं अपने सोने के बिस्किट को ऐसे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता। उल्लू सेठ फिर फौरन से अपनी अलमारी खोलकर वे सोने का बिस्किट निकाल लेता है। क्या करूं? इस बिस्किट को मैं कहाँ रखूं? इसे घर में अकेला छोड़कर तो मैं नहीं जा सकता। सोने के बिस्किट की वजह से उल्लू सेठ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जल्द से जल्द मुझे माँ के पास जाना है। इस सोने के बिस्किट को मुझे कहीं न कहीं छुपाना होगा। तभी उल्लू सेठ को खिड़की से सामने एक नारियल का पेड़ नजर आता है। हाँ, मिल गया उपाय। अब मैं जल्दी से अपने सोने के बिस्किट को छुपा देता हूँ और माँ के पास चला जाता हूँ। उल्लू सेठ फिर नारियल के पेड़ पर आकर एक नारियल तोड़ लेता है और उस नारियल को लेकर वे घर में आ जाता है और फिर उस नारियल को वे बीच में से काट देता है। चलो अब मैं इस नारियल के अंदर अपना ये सोने का बिस्किट छुपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। उल्लू सेठ फिर नारियल के अंदर सोने का बिस्किट रख देता है और ऊपर वाले हिस्से पर वे ग्लू लगाकर उसे वापस से चिपका देता है। चलो अब मैं आराम से जाऊंगा माँ के पास। अब मुझे कोई चिंता नहीं। उल्लू सेठ ग्लू लगाकर वापस से उस नारियल को पेड़ के साथ चिपका देता है। फिर वे अपनी माँ के पास दूसरे जंगल हॉस्पिटल चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हाय रे, क्या किस्मत पाई है तूने कालू। एक तो गरीब हूँ, ऊपर से पत्नी भी इतनी जालिम मिली। जब तक मैं पैसे कमा कर नहीं लाऊंगा वे मुझे भोजन नहीं देगी। भूख से परेशान कालू कौवा पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। आज के दिन तो हवाएं भी काफी तेज चल रही थी। नारियल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। तभी अचानक एक नारियल टूटकर नीचे गिरता है और धड़ाम से आकर कालू कौवे के सर पर लगता है। हाय, मैं मर गया। सत्यानाश हो इस नारियल का, मेरा सर फाड़ दिया। कालू कौवा तभी देखता है नारियल के अंदर से कुछ चमक रहा था। अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? मानो जैसे कोई सोना चमक रहा हो। कालू कौवा नारियल को खोल के देखता है और उसके अंदर से वे सोने का बिस्किट निकाल लेता है। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। मेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो गईं। अब मैं अमीर हो जाऊंगा। सोने का बिस्किट, ये तो बहुत महंगा बिकेगा। परंतु ये सोने का बिस्किट इस नारियल के अंदर कैसे आ गया? कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। उसकी कम बुद्धि तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि उल्लू सेठ ने इस नारियल के अंदर ये सोने का बिस्किट छुपाया है। दिमाग चलाने के बजाय कालू कौवे के मन में तो और सोने के बिस्किट की लालच आ जाती है। लगता है ये कोई चमत्कारी नारियल का पेड़ है। जिस तरह इस नारियल में से ये सोने का बिस्किट निकला, क्या पता इस पेड़ के सभी नारियल के अंदर सोने के बिस्किट हों। वे अपना सोने का बिस्किट झाड़ी के पीछे छुपा देता है और लालच में आकर वे पेड़ पर चढ़ जाता है और एक एक करके वे सारे नारियल तोड़कर जमीन पर फेंक रहा था। थोड़ी देर के बाद वे सारे नारियल बीच में से काट के देखता है, पर किसी भी नारियल में से एक और सोने का बिस्किट नहीं निकला था। हाय, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। इनमें से एक भी नारियल में से एक और सोने का बिस्किट नहीं निकला। तभी वहाँ पर उस पेड़ का मालिक जग्गू आ जाता है, जिसका वे नारियल का पेड़ था। कालू कौवे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पेड़ से सारे के सारे नारियल तोड़ लिए और सारे नारियल बीच में से आधे आधे काट दिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरी तो खैर नहीं। माफ कर दो यार जग्गू पक्षी, मुझे पता नहीं था कि ये नारियल का पेड़ तुम्हारा है। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, परंतु किसी भी नारियल में से पानी नहीं निकला। मैंने पानी की वजह से सारे के सारे नारियल काट दिए। मैं तुझे काट दूंगा। अगर इतनी प्यास लगी थी तो नदी के पानी में कूद जाता और डूब के मर जाता। पर मेरे नारियल जाया क्यों किए? मेरे नुकसान की भरपाई करो
अभी क्या भी करो। क्या बोल रहे हो जग्गू पक्षी? तुम्हें तो पता है ना मैं कितना गरीब हूँ। इतने सारे नारियल के पैसे मैं कहाँ से दूंगा? वो मुझे नहीं पता। मेरे नारियल खराब करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर कल के कल तुमने मेरे सारे नारियल के पैसे ना दिए तो याद रखना मैं तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे ही घर से मैं बाहर निकाल दूंगा। बस इतना कहकर जग्गू पक्षी वहाँ से चला जाता है। हाय रे, मेरे जीवन में तो खुशियाँ लिखी ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए खुशी मिली थी और ये जग्गू पक्षी आ गया लूटने। अब मैं इसके पैसे कहाँ से लौटाऊंगा? अगर मैंने इसके पैसे ना लौटाए तो ये वाकई में मेरा घर मुझसे छीन लेगा। कालू कौवा फिर झाड़ी के पीछे से अपना वे सोने का बिस्किट निकाल लेता है। इस सोने के बिस्किट का वजन तो काफी ज्यादा है। अगर मैं इस सोने के बिस्किट को बेचूंगा तो मुझे काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैं फिर जग्गू पक्षी के पैसे उसके मुंह पे मारूंगा और बाकी के पैसे और रानी को लेकर हमेशा के लिए दूसरे जंगल चला जाऊंगा। ये सोचकर कालू कौवा सोने का बिस्किट लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, क्या वाकई में ये सोने का बिस्किट है? परंतु कोई सोने का बिस्किट नारियल के अंदर क्यों रखेगा? ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने चोरी के डर से ये सोने का बिस्किट नारियल के अंदर छुपा दिया हो। पर जो भी है, अब ये सोने का बिस्किट हमारे हाथ लग गया है। हाँ, पर कालू जी, आप इस सोने के बिस्किट का क्या करोगे? मैं सबसे पहले ये सोने का बिस्किट बेचूंगा ताकि उस जग्गू पक्षी के पैसे मैं उसके मुंह पे मारूं और जो बाकी के पैसे बचेंगे वे हम लेकर दूसरे जंगल चले जाएंगे और वहाँ पर सारी जिंदगी हम आराम से रहेंगे। कालू जी, इतना महंगा सोने का बिस्किट तो बस एक ही पक्षी है जो हमसे खरीद सकता है, वे है उल्लू सेठ। पर कालू जी, उल्लू सेठ अभी जंगल से बाहर है। वे जब जंगल में वापस आ जाएगा तो हम जाकर ये सोने का बिस्किट उसे बेच देंगे। बस फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद उल्लू सेठ वापस से अपने जंगल में आ जाता है। अरे ये क्या? इस नारियल के पेड़ की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? सारे नारियल कहाँ चले गए? अरे बाप रे, मेरा सोने का बिस्किट वे भी नारियल के अंदर था। उल्लू सेठ का तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। जिस चोर ने भी मेरा सोने का बिस्किट चुराया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तभी कालू कौवा खुशी खुशी उल्लू सेठ के पास आ जाता है। उसे क्या पता था कि वे तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। अरे उल्लू सेठ, कहाँ थे आप? मैं 2 दिनों से आपको ढूंढ रहा था। मैंने आपको कुछ बेचना है, आप उसे देखकर खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसा भी क्या हाथ लग गया तुम्हारे? क्या कोई लॉटरी निकल आई है? कालू कौवा कपड़ा हटाता है और वे सोने का बिस्किट उल्लू सेठ को दिखाता है। ये देखो, मेरे पास इतना बढ़िया ये भारी सोने का बिस्किट है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ पूरे 50,000 रुपए में। उल्लू सेठ सोने के बिस्किट को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसी का है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस सोने के बिस्किट को जरूर खरीदूंगा, परंतु 50,000 रुपए में नहीं बल्कि 50 मुक्कों और 50 डंडों में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तो मैं तुझे अभी समझाता हूँ, चोर कहीं के लालची कौवे। उल्लू सेठ फिर गुस्से में कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारता है और अपना सारा गुस्सा वे कालू कौवे पर निकालता है। कितनी ज्यादा भूख लग रही है और घर में जरा सा भी मांस नहीं है खाने को। मम्मा, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर हम क्या खाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बाजार जाकर मांस खरीद के ले आती और हम दोनों अपना पेट भर लेते। तभी राशि चील और चंपा चील बारू चील के घर पर आ जाती हैं। अरे मेरी प्यारी दोस्त बारू चील, अब हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, हम बाजार जाकर मांस खरीद के ला सकेंगे। क्यों मजाक कर रही हो? हमें भला नौकरी कौन देगा? हमारे शिकार करने की वजह से सारे पक्षी तो हमसे डरते हैं, वे भला हमें नौकरी क्यों देंगे? बारू चील, क्या पैसे वो पक्षी दे सकते हैं हमें? तुम्हारी भूल है, इस बार हमारे हाथ बहुत बड़ी पार्टी लगी है, हमारे पास अब पैसे ही पैसे होंगे। क्या मतलब? मुझे समझाओ तो, तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? मैं समझाती हूँ। बारू चील देखो, एक इंसान शिकारी ने हमसे दोस्ती कर ली है और वे किसी भी तरह जंगल के पक्षियों को पकड़ना चाहता है। हाँ, अगर हम उसकी मदद करें और पक्षियों को पकड़ के
हम उस इंसान शिकारी को बेचें तो वो हमें बहुत सारे पैसे देगा। हाँ बाजू चील, फिर हम बाजार जाएंगे और बाजार से ढेर सारा मांस खरीद के ले आएंगे। पर अगर हमने पक्षियों को पकड़ लिया तो हम उन्हें पकड़ के क्यों नहीं खा लेते? उन्हें बेचने की क्या जरूरत है? अरे नन्हे चील, अगर हम पक्षियों को पकड़ के उस इंसान शिकारी को बेचेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे और ज्यादा पैसों से ज्यादा मांस आएगा। उपाय तो बढ़िया है। इस तरह हम पक्षियों से बदला ले पाएंगे और हमें पक्षियों को बेचकर ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। वे तीनों चीलें इस बात पर राजी हो जाती हैं। तो फिर तय रहा, कल ही हम इंसान शिकारी के पास जाएंगे और उससे सौदा पक्का कर लेंगे। थोड़ी देर में रात हो जाती है। राशि चील और चंपा चील आराम से सो रही थीं, परंतु बाजू चील तो इंसान शिकारी से सौदे के बारे में सोच रही थी। मम्मा, आप भी सो जाओ ना। आप इतना क्यों सोच रही हो? कल जो होगा देखा जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर बाजू चील भी सो जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तुम तीनों चीलें मुझे तोता, चिड़िया और कबूतर लाके दो। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। पक्षियों को पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आप बस पैसे तैयार रखो। हम तीनों चीलें अभी पक्षियों को लेकर आती हैं। ऐसा बोलकर वे तीनों चीलें मिठू महाराज के जंगल में चली जाती हैं। अरे वाह, आज मेरे बाबा ने मुझे 50 रुपए दिए। मैं इसमें आइसक्रीम खाऊंगा और चॉकलेट खाऊंगा। बहुत मजा आएगा। नन्हे तोते, तुम्हारे सपने अब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूंगी। बाजू चील हमला करती है और नन्हे तोते को वे पकड़ लेती है। दूसरी ओर राशि चील ने भी मीनू चिड़िया को पकड़ लिया था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आने की? पास में नौकीली लकड़ी पड़ी थी। मीनू चिड़िया वे उठाती है और उस लकड़ी से वे राशि चील का पर काट देती है। ओई माँ, मेरा पर। दुष्ट चिड़िया, तुझे अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे इंसान शिकारी को बेचकर ढेर सारे पैसे ले लूंगी। मीनू चिड़िया भागना तो चाहती थी, परंतु राशि चील उसे बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। मैं कैसे पकड़ूंगी किसी पक्षी को? मुझे तो यहाँ पर कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। हाँ, आज घर जाकर अपनी पत्नी से पकोड़े बनवाता हूँ और साथ में समोसे भी। आज बहुत मन कर रहा है ये खाने का। जरूर बनवा लेना, पर किसी और दिन। चलो कबूतर, आज मैं खिलाती हूँ तुम्हें ये सब। अरे बाप रे, ये चील यहाँ पर कहाँ से आ गई? ये तो मुझे पकड़ लेगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। कबूतर तो दौड़ लगा देता है, वहाँ से तेजी में भाग जाता है। चंपा चील एक पत्थर जोर से फेंकती है और वे पत्थर आकर कबूतर को लगता है और वे नीचे गिर जाता है। चंपा चील से बचना नामुमकिन है। चलो मेरे साथ। अब वे तीनों चीलें पक्षियों को पकड़ के इंसान शिकारी के पास लेकर आ जाती हैं। देखो इंसान शिकारी, हम पक्षियों को पकड़ के ले आए। चिड़िया, कबूतर और ये मासूम सा बच्चा। इंसान शिकारी उन सारे पक्षियों को पकड़ के अपने पिंजरे में डाल देता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। चलो दोस्तों, चलकर पार्टी करते हैं। ये हमारी मेहनत से कमाई गई पहली पगार है। ये लो इंसान शिकारी, तुमने मुझसे एक नन्हा चील मांगा था। इसे रखो अपने पास। ये बड़ा होकर बहुत सुंदर और पुरुष चील बन जाएगा। राशि, छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम तो मेरी पक्की दोस्त थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बाजू चील को तो चंपा चील ने रस्सियों से बांधा हुआ था। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ। ये इंसान शिकारी तो मुझे पकड़ के ले जाएगा। बाजू चील देखती ही रह जाती है। इंसान शिकारी तो नन्हे चील को अपने पिंजरे में डालकर अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक बाजू चील की आँख खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। राशि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, धोखेबाज। अरे अरे मम्मा, क्या हुआ आपको? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। क्या ये सपना था? हाय दे, शुक्र है ये सपना ही था। कितना भयानक सपना था। शुक्र है मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो। इतना बुरा सपना देखने के बाद तो बाजू चील को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नहीं नहीं, बेचारे पक्षियों को मैं इंसान शिकारी को नहीं बेच सकती।
ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। बेचारे मासूम बच्चों को मैं उनके माता पिता से दूर करके ये पाप नहीं ले सकती। सपना देखने के बाद तो बारू चील का इरादा अब बिल्कुल बदल गया था। ना बाबा ना, अगर मैंने पक्षियों के साथ गलत किया तो आगे जाकर कहीं मेरे बेटे के साथ भी कुछ गलत न हो जाए। बस फिर अगले दिन सुबह बारू चील अपनी दोनों दोस्तों को साफ साफ मना कर देती है और अपने घर से भी वे भगा देती है।